गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 में अध्याय 4 में फसल चक्र में फसल चक्र के लाभ के बारे में, फसल चक्र के सिद्धांतों में परिवर्तन के बारे में और उत्तम फसल चक्र के आवश्यक लक्षण के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी आपको कुछ जानकारी दे दी गई थी, जिसके तहत फसल चक्र के महत्व के बारे में, फसल चक्र के विभिन्न सिद्धांत के बारे में और फसल चक्र के हानियों के बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया गया था। आज हम उसके लाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनमें जो सिद्धांत है उसमें किस तरीके से आज के आधुनिक युग में किस तरीके से परिवर्तन है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और उनके कुछ उत्तम फसल चक्र के आवश्यक लक्षण के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं फसल चक्र के लाभ के बारे में। फसल चक्र के लाभ मैंने पहले ही बता दिया था कि पहले वाले वीडियो में कि फसल चक्र का करने से क्या क्या फायदे होते हैं, है ना। फसल चक्र करने से सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो किसानों को फायदेमंद होती है वो भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो बनी रहती है और लगातार उसे फसल चक्र करने से आमदनी प्राप्त होती रहती है। तो यहाँ जो मेन महत्वपूर्ण जो उसकी समस्या रहती है कि उसकी उत्पादन क्षमता, फसलों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, उसको अच्छे तरीके से आय प्राप्त नहीं हो पाती है। तो फसल चक्र करने का उपयोग करने से उनको इस तरीके से विभिन्न लाभ उन्हें प्राप्त होती है। और सबसे अच्छी बात है कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो बनी रहती है और उससे उनकी फसलों की उत्पादन क्षमता में भी धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है और उसकी आमदनी लगातार बढ़ती रहती है और हमेशा उसे आमदनी होती ही रहती है, उसे हानि नहीं होती है, नहीं उसे किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं फसल चक्र के लाभ के बारे में। फसल चक्र से उपज में अधिकार में वृद्धि होती है। लगातार फसल चक्र का उपयोग करते रहने से उसकी जो उपज में की वृद्धि होती है वो लगातार हमें प्राप्त होती रहती है और उपज की वृद्धि होने से हमें अच्छी आमदनी प्राप्त होती है, सरकार उसे अच्छे मूल्यों में खरीदती है। ठीक है, तो इससे फसल चक्र की उपज में वृद्धि होती रहती है। दूसरा है भूमि की उर्वरक शक्ति जो है हमेशा लगातार बनी रहती है, यानी उसकी जो भूमि की उर्वरता का ह्रास जो लगातार होते रहता है। भूमि की उर्वरता का ह्रास लगातार एक फसल को बोने से लगातार उनमें जो रासायनिक दवाइयाँ, रोगनाशक, शाकनाशी या कीटनाशी दवाई को छिड़काव करने से जो लगातार भूमि का ह्रास होते रहता है उससे वो बन जाती है और भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बनी रहती है। ठीक है, तीसरा है आपका मृदा की अवस्था में सुधार होता है। भूमि की उर्वरकता अगर बनी रहती है, हम अलग अलग फसल चक्र के अनुसार अलग अलग पौधों की बुआई करते हैं, अलग अलग फसलों की हम बुआई करते हैं, तो भूमि की जो अवस्था होती है, भूमि की अवस्था होती है वो निरंतर सुधार होती रहती है। जैसे कि भूमि की अवस्था के सुधार के तहत आप बता सकते हैं कि किस तरीके से भूमि की अवस्था में सुधार होती रहती है। जैसे कि उसकी भूमि की प्रतिक्रिया में सुधार, ठीक है, भूमि की संरचना में सुधार होती रहती है, भूमि के कटाव में कमी आती है, भूमि के कटाव में क्या आती है, कमी आती है और उसी तरीके से कार्बन या नत्रजन की मात्रा में भी वृद्धि होती रहती है। कार्बन या नत्रजन की मात्रा में भी धीरे धीरे क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। तो इस तरीके से मृदा की अवस्था में लगातार फसल चक्र करने से सुधार होते रहता है। नेक्स्ट है आपका रोग व कीटों के आक्रमण से फसल बच जाती है। रोग व कीटों के आक्रमण से फसल क्या हो जाती है, बच जाती है। ये क्या होती है, फसल चक्र करने से क्या होती है, जब एक ही प्रकार के फसलों को हम लगातार बुआई करते रहते हैं तो उसमें रोग जो होती है, रोग लगने की जो लक्षण होते हैं वो निरंतर बढ़ते जाते हैं और जो रोग होते हैं वो उसी जगह पर अपना घर बना लेते हैं या मान के चलिए जो पौधे होते हैं उसके तने में या वो मृदा जो होती है उसमें वो रहकर अपने पोषक जो मृदा से पोषक तत्व होते हैं उसको ग्रहण करते रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ जब हम फसल चक्र का कार्य करते हैं तो वो रोग होते हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, यानी उसमें कमी आने लगती है और जो कीट होते हैं वो उनके आक्रमण से भी हम फसलों को बचा सकते हैं, यानी कीटों के आक्रमण से भी फसल बची रहती है। नेक्स्ट है खरपतवारों में कमी आती है। अलग अलग हम अगर फसलों की बुआई करते हैं तो निरंतर एक जगह अगर हम फसलों की बुआई करते हैं तो बहुत विभिन्न तरीके के खरपतवार जो है फसलों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं और हम अलग अलग पौधों की बुआई करते हैं तो खरपतवार जो होती है उसमें भी कमी आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है दलहनी फसलों द्वारा भूमि में नत्रजन की मात्रा में वृद्धि होती है। जो हम दलहनी फसलें बोने का कार्य करते हैं, पिछले वीडियो में आप लोग को दलहनी फसलों के बारे में बता दिया गया था सिद्धांतों के तहत कि दलहनी फसलों अदलहनी फसलों की अपेक्षा दलहनी फसलों का अगर हम बोने का कार्य करते हैं तो वो दलहनी फसलों के द्वारा भूमि को नत्रजन प्राप्त होती है और निरंतर उन दलहनी फसलों के द्वारा ही भूमि में नत्रजन बनी रहती है और
तो क्या होती है, उनमें वृद्धि होती रहती है। तो हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, दलहनी फसलों को बोनी चाहिए और दलहनी फसलों से भूमि की नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है फसल उत्पादन में लागत कम होती है। जब हम फसल चक्र का कार्य करते हैं तो उसमें फसल उत्पादन में जो लागत होती है, लागत मूल्य होती है, उसमें हमें क्या होती है, अधिकार में लागत नहीं लगती है, यानी उसकी लागत कम होती है। ठीक है, हम साधारणतः फसल उत्पादन कर सकते हैं, उसकी ज्यादा हमें मूल्यों खर्च नहीं करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष भर आपको आमदनी होती रहती है। यदि फसल उत्पादन में लागत कम होगी तो सीधी सी बात है कि हमें वर्ष भर क्या होगी, आमदनी होती रहेगी, उत्पादन क्षमता में बढ़ती रहेगी, उपज की मात्रा बढ़ती रहेगी, उर्वरकता बढ़ती रहेगी, तो हमें निरंतर आमदनी प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट है, घरेलू बाजार में मांग की पूर्ति हो जाती है। घरेलू बाजार में मांग की पूर्ति होती रहती है। घरेलू बाजार में जिस तरीके से फसल चक्र का हम उपयोग करते हैं, तो निरंतर हमें घरेलू बाजार में उस तरीके के फसलों के लिए, उस तरीके के पौधों के लिए घरेलू बाजार में जो उसकी मांग होती है, उसकी पूर्ति भी लगातार होती ही रहती है। ठीक है, तो ये हो जाती है फसल चक्र के कुछ लाभ के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फसल चक्र के सिद्धांतों में परिवर्तन। तो फसल चक्र के सिद्धांतों में परिवर्तन किस तरीके से होता है? फसल चक्र के सिद्धांत, फसल चक्र के सिद्धांत पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, जिसके तहत सिंचाई के बारे में, सुधरे बीज के बारे में, कीट रोग के बारे में, ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी आप लोगों को जानकारी दी गई थी। खाद्यों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि किस तरीके कम खाद से लेके अधिक खाद और अधिक खाद से कम खाद की ओर लेकर हमें फसलों की बुआई करनी चाहिए। कम सिंचाई वाले, अधिक सिंचाई वाले पौधों से लेकर कम सिंचाई वाले पौधों की हमें क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। तो यहाँ उसी कुछ जो सिद्धांत है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, क्योंकि फसल चक्र सिद्धांत के अनुसार जो आधुनिक युग इकाई है, तो आधुनिक युग में हमें विशेष तौर पर जब हम बोल सकते हैं कि हरित क्रांति जब से आई है, ठीक है, यानी माना जाता है कि 1965 से जब भूमि में कृषि में हरित क्रांति आई है, तब से खेतों के साधनों में परिवर्तन होते गए हैं। खेतों के साधनों में क्या होते गए हैं, परिवर्तन होते गए हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सिंचाई, खाद, उन्नतशील बीज, सुधरे हुए यंत्र आदि में सुधार आया है, और इस तरीके से इनकी उपलब्धता में बहुफसली जो पद्धति है उसमें भी ये अधिक सहायताप्रद हुई। यानी हम बोल सकते हैं कि हमें ये जो बहुफसली फल है 4 चांद लगा दिए हैं, है ना, क्या कर दिए हैं, 4 चांद लगा दिए। यानी हमें अगर अच्छे तरीके से उन्नत किस्म के बीजे, अच्छे तरीके के खाद्य, ठीक है, और सुधरे हुए कृषि यंत्र हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारी जो फसल है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी उपज की मात्रा में वृद्धि होगी। ये सब जो है जब से हरित क्रांति हमारे कृषकों के लिए आई है, तब से ये सब की जो सुधार हुआ है, वो उससे जो फसल चक्र के सिद्धांत में काफी परिवर्तन आया है। ठीक है, इससे फसल चक्र के सिद्धांत में क्या है, काफी परिवर्तन आया है, और सरकार ने भी इस तरीके की हरित क्रांति के कारण सरकार और वैज्ञानिकों द्वारा हमें पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। ठीक है, पूरा क्या किया गया है, सहयोग प्रदान किया गया है। उन्नत किस्म के हमें बीजों की उपलब्धता कराई गई, उन्नत किस्म के खादों की उपलब्धता कराई गई, अच्छे सुधरे हुए कृषि यंत्रों की हमें उपलब्धता कराई गई। तो इस तरीके से यहाँ क्या होता है, फसल चक्र के सिद्धांत में काफी परिवर्तन आपको मिलने को क्या होगा, दिखा होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर उसमें कुछ परिवर्तन आए तो उसमें हम सिंचाई की सुविधा के बारे में बोलते हैं। तो सिंचाई की सुविधा के तहत हम क्या कर सकते हैं, सरकार ने जो एक योजना बनाई थी, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, सरकार ने जब किसी की उपज को बढ़ाने के लिए, किसी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, किसी की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए, किसानों के लिए सरकार ने एक पंचवर्षीय योजना चलाई थी। ठीक है, एक पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, और जिसके तहत किसानों को बहुत सारी सहायता प्रदान की गई थी, और उसी पंचवर्षीय योजना को बढ़ाते हुए अलग अलग तरीके से उसमें कृषकों को सहायता प्रदान की गई थी। जिसमें सरकार ने जब छठी पंचवर्षीय योजना लागू की थी, छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के साधनों में काफी बोल सकते हैं कि काफी प्रगति की गई थी, और उसी तरीके से 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी वो विभिन्न तरीके से प्रयास कर रहे हैं। यानी कृषकों को लाभ देने के लिए विभिन्न तरीके से क्या कर रहे हैं, सरकार जो है नियम या लागू कर रहे हैं, और विभिन्न तरीके से फसलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, कृषकों को लाभ देने के लिए नई युक्तियां वो सोच रहे हैं या उसकी खोज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है
सिंचाई की सुविधा हुई तो विभिन्न तरीके से उनको सिंचाई के माध्यम से विभिन्न तरीके से उनको लाभ दिया गया, अलग अलग तरीके से सिंचाई के साधन उनको प्राप्त हो गए और इसमें लगभग हम बोल सकते हैं कि 45% भूमि का जो भाग है सिंचित हो गई है। इससे 45% भूमि का जो भाग है वो क्या हो गई है, सिंचित हो गई है और किसानों को कई जगह सस्ती दर में ब्याज ऋण की उपलब्धता कराई गई, सस्ती दर में ब्याज ऋण की उपलब्धता कराई गई, डीजल पंप या आप बोल सकते हैं पंप सेट आदि की उन लोग को क्या की गई, अनुदान भी दिया गया, उनकी सहायता राशि दी गई ताकि वो डीजल पंप या कुछ पंप सेट खरीद कर अपने कृषि की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, किसी उपज को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके से कार्य कर सके। इस तरीके से सरकार ने उनको विशेष तौर पर अनुदान राशि दी गई। तो इससे क्या होता है, ऐसा करने से जो किसी की पुरानी फसल चक्र सिद्धांत थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से बदल ही दिया है। पहले क्या होता था, ऐसा करने से सिंचाई के साधन हमें आसान तरीके से प्राप्त हो जाते थे, ठीक है, ऐसा करने से सिंचाई के साधन हमें आसान तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। और पहले जब हम सिंचाई चाहने वाले, कम सिंचाई चाहने वाले पौधों से अधिक सिंचाई वाले चाहने वाले पौधों को हम क्या करते थे, परिवर्तन करते थे फसल चक्र में। कभी कभी अधिक सिंचाई चाहने वाले फसल से कम सिंचाई चाहने वाले फसल या कम सिंचाई चाहने वाले फसल से अधिक सिंचाई चाहने वाले फसल को हम क्या करते थे, फसल चक्र के माध्यम से बदलने का कार्य करते रहते थे। तो वो जो सिद्धांत थी उसको पूरी तरीके से यहाँ जब हरित क्रांति आई तो पूरी तरीके से उनको बदल दिया गया। यानी सिंचाई की सुविधा में अधिकार में सरकार ने अनुदान राशि प्राप्त दे दी गई, जिससे कृषि की उपलब्धता में धीरे धीरे वृद्धि होती गई और अच्छे तरीके से उसकी उपज में वृद्धि होती गई और उसकी उर्वरक शक्ति को भी बनाए रखने का कार्य किया गया। नेक्स्ट है आपका उर्वरकों की उपलब्धता। उर्वरकों की उपलब्धता, तो उर्वरकों की उपलब्धता कैसे, पुराने समय में हम क्या करते थे, विभिन्न तरीके से खाद्य को उपयोग करते थे, कीटनाशक दवाइयों को उपयोग करते थे, है ना, और फसल चक्र की उपज को वृद्धि को बढ़ाने के लिए विभिन्न तौर पर उर्वरक शक्ति वाले रासायनिक खाद्यों का, रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते थे, छिड़काव करते थे। यहाँ विभिन्न तरीके से सरकार ने बहुत सारे एक बोल सकते हैं कि एक आंदोलन चलाया गया, एक उर्वरक एजेंसी चलाई गई, जिसके तहत पर हमें बहुत सारे उर्वरक हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि यूरिया, सुपर फास्फेट, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश आदि की उपलब्धता ने भी पूरी तरीके से उर्वरक की उपलब्धता को पूरी तरीके से बदल दिया। यानी फसल चक्र को पूरी तरीके से जो पुराने सिद्धांत थे उसको बदल कर रख दिया, जो पुराने सिद्धांत थे उसको बदल कर रख दिया। इस तरीके से हमें सरकार ने विभिन्न तरीके से जो उर्वरक एजेंसी थी उसके द्वारा हमें विभिन्न तरीके से लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। जैसे हम बोल सकते हैं, इसमें अगर हम अधिक खाद चाहने वाले फसल को लेना, पहले हम क्या करते थे, अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल को लेते थे, ठीक है, अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल को लेते थे। लेकिन वो जो सिद्धांत हमने बनाया था, अधिक खाद चाहने वाली फसल से कम खाद चाहने वाली फसल चाहने वाले को, उसको भी ये जो सिद्धांत परिवर्तनशील सिद्धांत है उसको भी बदल दिया गया। यानी यहाँ हमें विभिन्न तरीके से उर्वरकों के बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों एजेंसियों द्वारा विभिन्न तरीके की दवाइयों का उपलब्धता कराई गई, ठीक है, विभिन्न तरीके की दवाई को उपलब्धता कराई गई। तो हमें वो जरूरत ही नहीं कि हम कम खाद चाहने वाले पौधों से अधिक खाद चाहने वाले पौधों और अधिक खाद चाहने वाले पौधों से कम खाद चाहने वाले फसलों को उपयोग करें, ठीक है। इस तरीके से इसमें विभिन्न तरीके से एजेंसियां भी लाई गई, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जिनमें इफ्को है, किस्को है, एनएफएल है, मद्रास फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, और ली सोलवेलेस की आदि प्रमुख भूमिका इस तरीके से जो उर्वरकों की एजेंसियां थी उसमें पूरी तरीके से निभाई गई है, ठीक है। ये हो गया क्या हो गई, उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में। सुधरे बीज एवं कृषि यंत्रों का विकास, सुधरे बीज और कृषि यंत्रों का विकास। जब से कृषकों के लिए हरित क्रांति आई है तब से विभिन्न तरीकों से जो सरकार है सुधरे बीज की उपलब्धता कराती है, सुधरे बीज की क्या कराती है, उपलब्धता कराती है, और क्या कराती है, सुधरे बीज की उपलब्धता कराती है। और जो हम पुराने नियम लगाते थे, पुराने सिद्धांत लगाते थे, कम कर्षण वाले पौधों से लेके अधिक कर्षण वाले पौधों को बुआई करना,
है ना। कम कर्षण वाले पौधों, कम कर्षण वाले चाहने वाले फसल से अधिक कर्षण वाले फसल चाहने वाले पौधों की बुआई करने या अधिक से कम चाहने वाले कर्षण वाले पौधों की बुआई करने का हम कार्य करते थे। इनकी ये जो नियम थी उनको भी इन्होंने बदल कर रख दिया, जिससे यहाँ क्या हुआ, हरित क्रांति आने से हमें विभिन्न तौर पर सुधरे बीज और शुद्धतम बीज की उपलब्धता कराई गई। ठीक है, सुधरे बीज और शुद्धतम बीज की उपलब्धता कराई गई, जिससे हमें खरपतवारों से भी जो नुकसान होती थी उसमें भी कमी आई। विभिन्न तरीके से रोग और कीटों के जो आक्रमण होता था उसमें भी हमें इससे कमी आई। और सुधरे बीज एवं कृषकों के यंत्रों का और विभिन्न तरीके से जो कृषि यंत्र थे उनकी भी उपलब्धता कराए जाने से हमारे जो फसल चक्र के सिद्धांत थे उसमें विभिन्न तरीके से परिवर्तन लाए गए। ठीक है, इसमें विभिन्न तरीके से परिवर्तन लाए गए। और जब हम पहले क्या करते थे, 2-3 वर्षों में फसल बोने के बाद 2-3 वर्षों में क्या करते थे, फसल बोने के बाद भूमि को थोड़ा परती छोड़ देते थे, खाली छोड़ देते थे, उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। हम सीधे तौर पर हम फसलों की बुआई करना प्रारंभ कर देते, यानी हमें लगातार जैसे कि 2-3 वर्ष के बाद हम फसल करते थे, परती छोड़ते थे, खाली जगह छोड़ते थे, वो हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें विभिन्न तौर पर सुधरे कृषि यंत्रों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, कृषि यंत्र प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हम अच्छे तकनीक से फसलों की उपज को बढ़ा सकते हैं और फसल चक्र के द्वारा हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कीट रोग खरपतवार नाशकों की दवाई की उपलब्धता। कीट रोग खरपतवार नाशकों की दवाई की उपलब्धता, इस तरीके से यहाँ क्या हुआ, जब से हरित क्रांति आई तो हमें विभिन्न तरीके से उपलब्धता होने से पुराने फसल चक्र सिद्धांत है वो पूरी तरीके से बदल गई। हम बोल सकते हैं कि कृषि क्रांति के आने से कृषकों को विभिन्न तौर से लगातार, उसको यहाँ लिखा हुआ जैसे कि यहाँ फसल की लागत में कमी आती है और फसल में वर्ष भर उसे आमदनी होती रहती है। फसल में वर्ष भर किसानों को क्या होती रहती है, आमदनी होती रहती है। तो हरित क्रांति आने से क्या हो गई, कीट रोग खरपतवार नाशकों की दवाई की विभिन्न तरीकों से उपलब्ध कराई गई। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ आप लोग को बताया गया, रोगों की उपलब्धता के लिए विभिन्न तरीके से जो उर्वरक एजेंसियां थी उन्हीं एजेंसियों के द्वारा कीटनाशकों को रोकथाम के लिए, खरपतवार की रोकथाम के लिए विभिन्न तरीके के शाकनाशी दवाइयों का, कीटनाशी दवाइयों की उपलब्धता कराई गई, जिससे हम अच्छे तौर पर क्या कर सके, फसल के उत्पादन कर सके और फसल चक्र की उपज में हम वृद्धि प्राप्त कर सके और विभिन्न तौर पर फसल उत्पादन से जो लागत होती थी उसमें भी हम कमी ला सके और हम निरंतर उससे आमदनी प्राप्त कर सके। इस तरीके से हमें विभिन्न तौर पर कीट रोग खरपतवार नाशकों की दवाई की उपलब्धता कराई गई। तो ये विभिन्न तौर से सिद्धांतों में परिवर्तन ही हुआ। ठीक है, विभिन्न तौर से एक सिद्धांतों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, फसल चक्र को अपनाने के लिए पहले भी हम फसल चक्र अपनाते थे, लेकिन हम निरंतर अपनी जो सुविधा के अनुसार जो कार्य होती थी उसी को हम करते थे। हमें सरकार के द्वारा कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हो पाती थी। ठीक है, हमें नए नए युक्तियां जिसके द्वारा फसल को की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके, ऐसे कोई यंत्र हमें प्राप्त नहीं हो पाते थे। लेकिन आज के आधुनिक युग में फसल चक्र के सिद्धांत में कुछ परिवर्तन आने से इस तरीके से हमें क्या होगी, लाभ प्राप्त होगी और हम अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। फसल की भूमि की जो उर्वरक शक्ति है उसको भी हम बनाए रख सकते हैं और उसकी उपज में अच्छे तरीके से वृद्धि भी कर सकते हैं और निरंतर हमें या किसानों को लगातार आमदनी होती रहती है और उसे ज्यादातर नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से फसल चक्र के सिद्धांत में विभिन्न तरीके से परिवर्तन आने से हमें विभिन्न तरह पर हमें क्या हुई, लाभ हुई है। नेक्स्ट है आपका उत्तम फसल चक्र के आवश्यक लक्षण। जिस तरीके से पिछले आपको लाभ में बताया गया, उसके महत्व में बताया गया, तो उस तरीके से ये जो कार्य करने से हमें उत्तम फसल चक्र की जो आवश्यक लक्षण होते हैं उसके द्वारा हम फसल की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। यानी ये जो क्रम है, इस क्रम में अगर हम बुआई करने का कार्य करते हैं, इस क्रम में हम फसल करने का कार्य करते हैं तो निरंतर हमें लाभ होती ही रहेगी और साथ में हमारे पास फसल चक्र के सिद्धांत भी प्राप्त हो गए हैं। तो इसे हम अच्छे तरीके से जो हम फसल उत्पादन का कार्य करते हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला इसमें है मृदा का लक्षण न्यूनतम होता है। मृदा का जो क्षरण होता है
है वो न्यूनतम होता है। फसल चक्र होने से सबसे अच्छी बात जो है मृदा का क्षरण होता है वो न्यूनतम होने लगता है। क्या है, एक जगह हम अगर लगातार फसल को बोने का कार्य करते हैं तो लगातार भूमि में उर्वरता की ह्रास होती रहती है और मृदा का क्षरण होते रहता है। तो इस तरीके से कार्य करने से मृदा का क्षरण जो होता है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है आपका फसल का चयन जलवायु के अनुसार हम करते हैं। फसल का जो चयन है वो जलवायु के अनुसार करने से हमें लाभ होता है। अगर जैसे कि जलवायु के अनुसार जो जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में हम क्या करते हैं, जो अलग ऋतु की जो फसल है, शीतकालीन ऋतु की जो फसल है उसको हम बोने का कार्य करते हैं तो वहाँ हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, फसल का जो चयन है जलवायु के अनुसार ही करते हैं। जिस जलवायु में जो फसल की उत्पादन क्षमता अधिक होती है उसी तरीके की फसलों का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को लेना चाहिए। पहले ही बता दिया गया है कि दलहनी जो फसलें होती है मृदा को नत्रजन और उसमें विभिन्न तरीके से जो उसकी कार्बन होती है उसको बढ़ाने का कार्य करती है, मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को लेना चाहिए। फिर हम उसी क्रम में हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। कभी हम दलहनी फसल लेते हैं तो कभी अदलहनी फसल लेते हैं, फिर से हम अदलहनी के बाद दलहनी फसलों को लेते हैं तो मृदा की जो उर्वरक शक्ति रहती है वो बनी रहती है, उसमें बराबर मात्रा में उसे नत्रजन प्राप्त होती रहती है, उसकी कार्बन की क्षमता भी बराबर जो भूमि पे बनी रहती है, मृदा वो लगातार बनी ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है फसल का चयन मृदा के अनुसार करना चाहिए। फसल का जो चयन है मृदा के अनुसार करना चाहिए, यानी जब भी हम फसल का कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि वह फसल वहाँ मृदा कैसी है, किस तरीके की है, या उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उसमें विभिन्न तरीके की जो खरपतवार के जो लक्षण है वो तो नहीं है, उसमें विभिन्न तरीके के जो रोग या कीट के आक्रमण मृदा तो नहीं है, या उसमें नत्रजन की मात्रा कम तो नहीं है, उसमें कार्बन की मात्रा कम तो नहीं है, या उसकी उर्वरक शक्ति को हमें देख लेनी चाहिए कि उसकी वो जो भूमि है वो अच्छी है या नहीं है, तभी हमें फसल का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है उपलब्ध साधनों का उपयोग क्या करते हैं, समुचित ढंग से करना चाहिए। जो हमें उपलब्ध साधन दिया हुआ है उसका हमें उपयोग समुचित ढंग से करना चाहिए। यानी सरकार ने फसल चक्र के सिद्धांत के साथ तो परिवर्तन ला दिए, लेकिन जो सुधरे हुए यंत्र है, कृषि यंत्र है, उसका भी उपयोग हमें समुचित ढंग से करना चाहिए। ठीक है, उसका भी उपयोग हमें क्या करना चाहिए, समुचित ढंग से करना चाहिए। अधिक जल के बाद कम जल वाली फसलों का उपयोग करना चाहिए। अधिक जल के बाद कभी कभी फसल चक्र सिद्धांत में परिवर्तन आने के बाद हमें ध्यान देना चाहिए कि अधिक जल के बाद कम जल वाली फसलों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिक जल वाली होती है तो उसमें खर्च बहुत आती है, इसलिए हमें कम जल वाली फसलों का उपयोग करना चाहिए। जो फसल जो है कम जल की मात्रा में ही सिंचाई कर सकते हैं, ऐसे फसलों का हमें उपयोग में लानी चाहिए। तो इस तरीके से ये हुआ आपका फसल चक्र के लाभ के बारे में, विभिन्न तरीके से जो फसल चक्र में सिद्धांत है उसके बारे में, और फसल चक्र के उत्तम फसल चक्र के आवश्यक लक्षण के बारे में आपको बता दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।